हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे सैयद कामरान साहब के साथ, जो कि इंतहाई सीजन ट्रेडर हैं और यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। पिछले 16 सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हैं और उन्होंने एक सक्सेसफुली वेल रिसर्च सिस्टम इस्टेब्लिश किया, जो कि पिछले 3 सालों से इंतहाई मुफीद रिज़ल्ट्स दे रहा है। तो हम आज उनसे उनके सिस्टम के मुतल्लिक भी बात करेंगे। सैयद कामरान साहब, थोड़ा सा ब्रीफली अपने मुतल्लिक बताइए कि आप क्या ट्रेड करते हैं और कब से ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, मेरा ज़्यादातर फोकस तो स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा मेरी फोकस है। मैंने 2004 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और पिछले मैं 2004 को अब कितने 16 साल हो गए हैं। जी। तो आई वुड से कि पहले 13 साल तो या 14 साल जो ना, वो तो तकरीबन बिल्कुल नुकसान ही नुकसान नुकसान ही मैंने फेस किए थे। प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन एक चीज़ ये कि 13 साल तक मैं परसिस्टेंट रहा हूँ। मैंने गिव अप नहीं किया। जी। हालांकि काफ़ी फाइनेंशियली मुझे नुकसान हुए, लेकिन हमेशा स्टॉक मार्केट ने मुझे बड़ा बड़ा मेरा पैशन था। तो इसीलिए वो परसिस्टेंस रही है। और जी। मेरी सारी ट्रेडिंग अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो कोई स्पेसिफिक टाइम आप रखते हैं ट्रेडिंग के लिए कि इस स्पेसिफिक टाइम में आपने ट्रेड करना है, या जब अपॉर्चुनिटी निकलती है आप समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी है तो आप ट्रेड करेंगे। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। शुरू शुरू में तो वो एडहॉक किस्म की ट्रेडिंग होती थी। मतलब जब भी बस कोई तुक नहीं थी, बस जब भी ट्रेडिंग आवर्स में या टीवी से मैंने कोई सुन लिया स्टॉक, या कोई वेबसाइट पे मैंने देख लिया, या वो जो प्राइस एक्शन आती हैं कि टॉप जो हाईएस्ट गेनर हैं ऑफ द डे, या टॉप लूजर ऑफ द डे है, या जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स हैं ऑफ द डे, उन चार्ट्स को मैं देख लेता था। तो बस एडहॉक ही मैंने किए हैं। और वो फिर ऐसा ही हिसाब होता है कि आप गैमलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके ठीक पास है। जब स्ट्रेटेजी नहीं होती तो आप फिर इसी तरह अगर ट्रेडिंग करेंगे, गैमलिंग करेंगे, तो गैमलिंग में क्या होता है, आपका तुक्का एक दफा लग सकता है, दो दफा लग सकता है, तीन दफा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में फिर आप तुक्कों पे नहीं चलते। तो वो बस फिर आप लूज ही कर जाते हैं। तो एग्जैक्टली। इसीलिए काफी मैंने इस तरह पहले 13-14 साल लूज किया। फिर उसके बाद मैंने फिर स्ट्रेटेजी अपनी एक बनाई। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई वो ये थी कि देखिए, जब मैंने शुरू में ट्रेडिंग शुरू की ना, तो मुझे तो ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं था। तो मेरा यही ख्याल था कि चले, मैं तो नया हूँ, मेरा कोई तजुर्बा इतना नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की ऐसे लोगों के साथ मैं इन टच हूँ जिनका कोई 5 साल का 10 साल का तजुर्बा हो। अब जिंदगी की बाकी फील्ड में अगर आपके पास 5, 10, 15 साल के तजुर्बे होते हैं तो वो तो काफी कामयाब लोग होते हैं अपनी फील्ड के। लेकिन मुझे जल्दी फिर एहसास हो गया कि नहीं, इवन उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि उनको खुद भी नहीं पता। ठीक दूसरा है। ये कि जिन लोगों को पता है वो बताते नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो आपको शायद नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो खामोशी से बैठे जो ना, बिल्कुल। शायद वो बस अपने ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्रॉफिट्स वगैरह कर रहे होंगे। तो मुझे फिर मैंने किताबों पे वो किया, फोकस किया। किताबें भी जो मेजॉरिटी ऑफ बुक्स थी ना, वो उसमें कोई मीनिंगफुल चीज नहीं थी। जिन ठीक है। किताबों में थोड़ी बहुत मायना खेज या मीनिंगफुल बातें थी, वो ये नहीं थी कि वो आपको पूरा स्ट्रेटेजी बना दें या दिखा दें। वो बिट्स एंड पीसेस में थे। तो ज्यादा तो वो, एकेडमिक चीजें होती हैं, जी जी, शायद ये भी एकेडमिक एक चीजें। रीजन है। नहीं नहीं, बिल्कुल यही है। और फिर एक और चीज है ना कि ट्रेडिंग एक बहुत ही पर्सनल एक्टिविटी है। बिल्कुल। जैसे आप के हर एक जैसे अगर मेरे कपड़ों का जो साइज है वो शायद आपको पूरा ना आए, या वो, तो हर बंदे को टेलर मेड कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। तो ट्रेडिंग की एक वजह यह है कि वो पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट का काफी अमल दखल है। अब हर बंदे का जो रिस्क थ्रेशोल्ड का पेन पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग नेचुरली पैदाइशी तौर पे वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और फिर रिस्क भी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क।
क्योंकि पैसे जो होते हैं ना वो आपका तकरीबन सर्वाइवल ही पैसों पे होता है। तो अगर आपका हार्ड अर्न मनी जो है आप उस पर रिस्क लें और खुदा न खास्ता अगर वो ट्रेड आपके हक में ना जाए और आपकी आंखों के सामने वो पैसे आप उसको लूज करता हुआ देखें, तो वो फिर जो है ना आप अपने होश में नहीं होते। आपका थिंकिंग माइंड जो है ना एकदम वो बंद हो जाता है। तो एग्जैक्टली। फिर आपके जो ना वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से एकदम आ जाती हैं। तो फिर आपकी जो एक्शंस होते हैं वो बिल्कुल मेक सेंस नहीं करते, और उसी वजह से फिर नुकसान हो जाता है आपको। ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने जो ना वो स्ट्रेटजी पे फोकस किया। इट टुक मी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू कम अप विद स्ट्रेटजी, 5-6 years। ठीक। तो ये आपकी 5-6 साल की रिसर्च के बाद आप इस पॉइंट पे पहुंचे कि आप एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बना चुके थे, और फिर आपने जी प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली अर्न करना शुरू किए। जी जी। उसमें ये था ना कि जब मैंने शुरू में जब मैंने देखा कि ना मुझे लोगों से हेल्प मिल रही है ना मुझे किताबों से हेल्प मिल रही है और मैं ये 2004-5-6 की बात कर रहा हूँ, तब सोशल मीडिया भी इतना मेच्योर नहीं था, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। तो म, मेरा बैकग्राउंड चूंकि टेक्नोलॉजी का है, मैथ्स का मेरा बैकग्राउंड है और ठीक है। प्रोग्रामिंग का मेरा बैकग्राउंड है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा जो क्रेडिबल सोर्स है जहां से मैं कुछ सीख सकता हूँ वो है हिस्टोरिकल मार्केट जो डाटा है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर सारा फोकस यही किया कि जो हिस्टोरिकल मार्केट डाटा पे ही फोकस किया, क्योंकि मैं काफी मुझे यकीन था कि कुछ पैटर्न्स जो है ना वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। अब वो पैटर्न्स जो बड़े ऑब्वियसली सबके सामने होंगे जो रिपीट होंगे, वो तो फिर सब उसको कोशिश करेंगे कि उसको यूज करेंगे। लेकिन आपको मालूम होगा कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग में ये होता है कि जो स्ट्रेटेजी सब अप्लाई करते हैं वो फिर स्ट्रेटेजी इफेक्टिव ही नहीं रहती। तो एग्जैक्टली, आपको एक बिल्कुल। ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है कि आप क्राउड से सेपरेट रहें। जो हुजूम जो कर रहा है, जो जो मेजोरिटी हर्ड लोग जो मेंटालिटी। कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो वो चीजें फिर जो है ना, तो आपको यूनिक होना पड़ता है और फिर आपको तो वो स्ट्रेटजी डाटा जो हिस्टोरिकल डाटा में थी वो फिर मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू ही मतलब एक किस्म से डाटा माइनिंग की टेक्निक से ही फिर मुझे कुछ टेक्निक्स पता चली। सही। अच्छा सर, बिगिनर्स के लिए जो अभी इस फील्ड में आए हैं या आने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 13 साल तक अगर आप अर्न कुछ नहीं कर सके, तो आप 13 साल तक कंसिस्टेंटली उस मार्केट में रहे। जबकि एक एफएक्सीएम की एक रिसर्च है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो भी एंटर होता है तो वो विद इन 90 डेज वो वापस चला जाता है, और दोबारा जो है ना वो बंदा वापस नहीं आता मार्केट में। और ये तकरीबन 80 to 85% लोग इस तरह के हैं। तो 13 साल तक आप इतने कंसिस्टेंटली कैसे रहे जबकि आप लॉस भी कर रहे थे? ये बस पैशन की बात है ना। एक ठीक एक है। तो पैशन की बात है, एक बिलीफ की बात है। मैं ठीक है। समझता हूँ कि पूरे जो यूनिवर्स में जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो इंसान है, और इंसान में फिर क्या चीज़ उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है, वो उसकी बिलीफ बनाती है। तो ठीक अगर है। आपका बिलीफ किसी भी चीज़ में स्ट्रांग होगा तो आप फिर जो ऑड्स आपके सक्सेस के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि तो मुझे बिलीव इन योर ऑलवेज सेल्फ, और बस रिजल्ट्स आर देन। मुझे बिलीव इस बात का था कि कोई ना कोई पैटर्न है मार्केट के, जो जो डाटा है हिस्टोरिकल डाटा है उसमें वो चीज रिपीट होती रहती है। मुझे इस बात पे बिलीव थी। तो ये वही बात है कि आपको पता है कि समंदर में कहीं ना कहीं खजाना छुपा हुआ है। ठीक है। वो तो गिवन है कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो ठीक है। सिर्फ इस पे अब डिपेंड करता है कि आपने उसको ढूंढना है। सो वही सवाल आ जाता है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मुतल्लिक बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग या टेक्निकल ट्रेडिंग, जैसे आप हिस्ट्री की बात करें तो मोस्ट लाइकली आप टेक्निकल ट्रेडर आप अपने आप को उस कैटेगरी में डालेंगे? देखिए अच्छा सवाल है। पहली ठीक है। बात तो ये कि एक फंडामेंटल जो ट्रेडर होता है या जो ट्रेडर फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को देखना चाहता है वो भी हिस्टोरिकल फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को देख सकता है ना, कि पिछले 10 सालों में किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो कैसी थी।
या उसके रेवेन्यूज कैसे थे या उसकी बैलेंस शीट कैसी थी, तो वो तो आप पिछले 10 साल उसकी स्टडी कर सकते हैं और उसमें कुछ ट्रेंड्स मालूम कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मेरी रिसर्च इस एरिया पे फोकस नहीं थी। ठीक है। मेरी थ्रू आउट जो थी वो जो प्राइस मूवमेंट थी, तो जो टेक्निकल एनालिसिस में जो आपकी जो डाटा होता है टिपिकली, जो भी आप ड्यूरेशन पे फोकस करते हैं, जैसे मैं डेली स्टॉक ट्रेडिंग के उस पे फोकस करता हूँ, तो ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके पास ओपन प्राइस होती है, क्लोज प्राइस होती है, हाई ऑफ द डे होता है, लो ऑफ द डे होता है, और वॉल्यूम होती है। ये बेसिक आपका जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे अल्फाबेट्स ABCD 26 ठीक लेटर्स है। हैं, तो उसी से फिर आपकी लैंग्वेज बनती है, उसी से फिर आपकी जो लिटरेचर या सब कुछ बनता है, किताबें बनती हैं। इसी तरह जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है उसका टेक्निकल ट्रेडिंग का, तो जो भी आप ड्यूरेशन पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो 1 मिनट का कर रहे हैं, चाहे वो आप 10 मिनट का कर रहे हैं, चाहे वो एक दिन का कर रहे हैं, एक वीक का कर रहे हैं, एक साल का कर रहे हैं, एक क्वार्टर का, 3 महीनों का कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है वो यही होती है कि उस ड्यूरेशन का ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, हाई उस ड्यूरेशन का क्या है, लो उस ड्यूरेशन का क्या है, और उसका वॉल्यूम क्या है। तो इसी से सारी स्ट्रेटेजीज फिर बनती है। तो क्या डेली ट्रेडिंग में क्या ये जो, क्योंकि आप डेली अगर ट्रेड करते हैं, तो क्या आप वो जो आज आपने ट्रेड ओपन किया वो आज के दिन ही क्लोज करते हैं या आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हैं? नहीं, मैं जो स्ट्रेटेजी मैं जिस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो 24 आवर्स की है। ठीक तो है। वो मैं खरीदता हूँ मार्केट के जब वो बंद होने वाली होती है, ठीक है। और अगले दिन मैं उसी स्टॉक को, उन्हीं स्टॉक्स को मैं बेचता हूँ जब मार्केट बंद होने वाली होती है। और यही ठीक है। ये जो ना स्ट्रेटेजी मैं पिछले कोई 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, तो आपकी इस डे ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स का कुछ इन्फ्लुएंस है कि मसलन आप आज एक स्टॉक आप पिक करते हैं, तो आपके सिस्टम के एतबार से आज उसका एक बुलिश ट्रेंड है, लेकिन अगर उसके फंडामेंटल में देखें तो आज उसकी अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलीज होनी है, कोई नेगेटिविटी आ गई, तो क्या फिर भी आप उसको कंसिडर करेंगे, अपने सिस्टम को प्रेफर करेंगे आप? तो जो शॉर्ट सवाल, सॉरी शॉर्ट जवाब आपके सवाल का ये कि नहीं, मैं फंडामेंटल्स को मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं कंसिडर भी नहीं करता हूँ। ठीक है। ठीक है। और चूंकि मेरी सारी हिस्टोरिकल रिसर्च मेरी सिर्फ वो जो टेक्निकल एनालिसिस पे ही बेस्ड है, तो बस मैं उन्हीं इंडिकेटर्स को देखता हूँ। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि हर चीज जो है वो प्राइस में वो ऑलरेडी बिल्ट हुई हुई होती है। अच्छी स्टोरी या बुरी स्टोरी, ठीक है। अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज, वो ऑलरेडी बिल्ट इन हुआ होता है। यानी कि इम्पैक्ट उसका प्राइस्ड इन होता है ऑलरेडी। प्राइस इन हुआ होता है, और प्लस अगर आज एक कोई स्टोरी उसके पास उस कंपनी के बारे में आती है, लेट्स से उसकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आई या उसके सेल्स अच्छे नहीं हुए या जो कुछ भी, इमीडिएटली आप कोई उसका रिएक्शन देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक्स वो फिर दोबारा उसको रिकवर कर सकता है। आई एम सेइंग ऑन एवरेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक है। हर स्टॉक इस तरह करेगा, ऑन एवरेज। और अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी का थोड़ी आपको मालूमात होगी तो आप देखेंगे कि मैं रोजाना ट्रेड करता हूँ, लेकिन किसी भी एक वक्त पे मैंने सिर्फ एक स्टॉक को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं कुछ 4 या 5 स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ। और उसकी वजह भी यही होती है कि एक या दो स्टॉक्स एक्सेप्शंस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल जो जो 4-5 स्टॉक्स है उनका इम्पैक्ट जो है ना वो बड़ा ही, वो एक सस्टेन किस्म का प्रॉफिटेबल ही रहेगा जो स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ। ठीक है। तो अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि स्ट्रेटजी में आप सेक्टर वाइज भी स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं कि आज अपने टेक स्टॉक बाय करना है या अपने ऑयल्स में जाना है या टेक्सटाइल में जाना है? नहीं, मैं कोई सेक्टर वगैरह को नहीं देखता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं मेरी ट्रेडिंग वही है जो 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 मैंने इंडिकेटर्स या रूल्स मैंने अपने टेस्टिंग के दौरान जो अप्लाई किए थे, ठीक है। वही रूल्स और जिसके रिजल्ट्स मुझे टेस्टिंग में सही लगे थे, प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दे रहे थे, मैंने हू बहू एग्जैक्टली उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, वही मैंने अप्लाई किए। तो टेस्टिंग के दौरान मैंने कोई सेक्टर को
या किसी खास इंडस्ट्री पे मैंने फोकस नहीं किया था। देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि आपके इंडिकेटर्स जितने सिंपल हों उतना अच्छा है। जितना आप उसके अंदर कंडीशंस ऐड करते जाएंगे, उतनी वो इंडिकेटर्स कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी, और उतने ही चांसेस उसके यही हैं कि वो इतने कामयाब नहीं होंगे। एक जो ये वैसे ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं है, कहीं पे भी कुदरत का शायद एक कानून है कि एक चीज जितनी सिंपल रहेगी वो उतनी देर पा रहेगी। सस्टेनेबल होगी। हाँ, वो फिर लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, लेकिन जितने आप उसमें कंडीशंस डालते जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, तो वो शायद फिर देर पा नहीं रहेगी वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपका ट्रेड प्लान क्या होता है? आप एक प्लान के तहत आप ट्रेड करते हैं? ऑफ कोर्स आपका सिस्टम में तो प्लान होगा, तो उस प्लान को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। ट्रेडिंग प्लान में आपके बुनियादी तौर पे अ, दो हिस्से होते हैं आपके ट्रेडिंग प्लान के। ठीक है। एक हिस्सा वो होता है कि टेक्निकली वो जो जिस क्राइटेरिया पे आप स्टॉक्स को पिक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। लेट्स से मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज। हम्म। लेट्स से जब स्टॉक की कीमत अपने 200 डे मूविंग एवरेज से 50% ऊपर जिस दिन क्रॉस करेगी, वो लेट्स से आपका एक बाय इंडिकेटर है, वो आपका एक टेक्निकल इंडिकेटर है। तो जब ठीक आपका है। टेक्निकल इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल देगा, आपने तभी ट्रेड के अंदर एंटर होना है। तो ठीक है। ये आपका जो ट्रेडिंग प्लान का एक हिस्सा होता है कि टेक्निकली आपको सिग्नल कब मिलता है। दूसरा हिस्सा जो आपके ट्रेडिंग प्लान का होता है वो होता है मनी मैनेजमेंट, ठीक कि है। आपने अपने पैसे को किस तरह बचाना है। खुदा ना खास्ता अगर आप नुकसान में जाएं, तो आपका क्या प्लान है कि आपने उस स्ट्रेटजी को उस सिनेरियो में आपने फिर क्या करना है, जिसमें यही आता है कि स्टॉप लॉसेस एक रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट का एक तरीका है कि मेरा स्टॉप लॉस 1% है या 5% है या 10% है। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्ट्रेटजीज में डिफरेंट होता है। ठीक है। फिर जो उसमें एक और एस्पेक्ट होता है, वो ये होता है कि आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कभी भी एक वक्त में मैंने एक स्टॉक कभी भी नहीं खरीदा। मेरे हमेशा चार या पांच, तीन चार पांच स्टॉक मोस्टली मैं खरीदता हूँ। तो उनकी फिर आप मनी डिस्ट्रीब्यूशन इवनली करते हैं। लेट से मेरे पास $15,000 हैं और मैंने तीन स्टॉक खरीदने हैं, तो मैंने वो इवनली तीनों स्टॉक की जो ना कॉस्ट एलोकेशन करनी है। सो 5,000 का मैं एक स्टॉक खरीदूंगा, 5,000 का दूसरा, 5,000 का तीसरा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टॉक कितना गिरेगा या कितना वो ऊपर जाएगा। लेकिन जाहिर है हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर हम वो वर्स के सिनारियो की बात करेंगे। तो इसलिए अगर हम इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारी फिर जो ना हम रिस्क को भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो सर, ट्रेडिंग गोल्स क्या आप सेट करते हैं? आप ट्रेडिंग गोल्स इंडिविजुअली पर डे के हिसाब से करते हैं, पर वीक या पर मंथ? क्या पीरियोडिक वाइज किस तरह से उसको देखते हैं? तो मेरे ट्रेडिंग गोल जो है ना हमेशा वो एनुअल होता है, ईयरली। ठीक है। तो यकम जनवरी को मैं सेट कर दूंगा, बल्कि वो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, मेरा हर साल 50% प्रॉफिट का ट्रेडिंग गोल होता है। और ठीक है। 50% इसलिए है कि जब मैंने बैक टेस्टिंग की थी, हिस्टोरिकल टेस्टिंग की थी, जो मेरी हिस्टोरिकल टेस्टिंग में मैंने 2000 से लेके 2017 तक 17 साल का जो डाटा था, उस पे मैंने बैक टेस्टिंग की थी। और जो मैंने बैक टेस्टिंग के पैरामीटर्स या जो उसको जिस तरह डिजाइन किया था अपने बैक टेस्टिंग को, उसमें यही किया था कि मैं सालाना एनुअल प्रॉफिट्स को फोकस करूंगा। तो जो भी मेरे रिजल्ट्स आए थे, जो भी मैंने पैरामीटर सेट किए थे बैक टेस्टिंग में, वही पैरामीटर मैं अब यूज कर रहा हूँ। तो वही मेरा गोल है अभी, एनुअल प्रॉफिट का 50%। ठीक है। तो ये सर, अब आप पिछले कितने सालों से इस अपने गोल को आसानी से अचीव कर पा रहे हैं? मैंने 2019 में फर्स्ट टाइम शुरू किया था,
ठीक है। 2019 में मैंने 32% ट्रेड किया था। मैं 50% तक नहीं पहुंच सका था। इस साल अभी तक मैं 67% हूँ, मतलब अपने ट्रेडिंग गोल से मैं एक्सीड कर गया हूँ बाय 17%, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग गोल 50% था। पिछला साल फर्स्ट साल था कि मैंने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की। ठीक है। तो उसमें मुझे फिर थोड़ी सी कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, मैंने कुछ गलतियां की। तो उसकी वजह से मैं 32% तक पहुंचा था। मतलब अगर वो मैं ना करता तो मैं 52% मेरे ख्याल में मैं लास्ट ईयर अचीव कर सकता था। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी अगर कोई बिगनर या स्ट्रगलिंग ट्रेडर अभी ये सुन रहा हो, तो मैं रोजाना जो मेरी ट्रेडिंग होती है वो मैं अपने यूट्यूब पे एक, जब मार्केट क्लोज होती है उसके बाद एक 2-3 मिनट की या 4 मिनट की एक वीडियो डालता हूँ। उसमें सारा जो मेरी डिटेल्स होती हैं ट्रेडिंग की वो मैं कवर करता हूँ। तो इस तरह वो बड़ा अगर कोई भी सीखना चाहता है तो वो ये सारी चीज़ें जो ना बस सिंपली वो मेरे डेली वीडियोस को देखें तो वो उसमें सीख सकते हैं कि आ, न- आपने किस तरह रिस्क मैनेजमेंट करना है, अपने प्लान किस तरह करना है, और आपने कैसे स्टिक करना है अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ। जी, मैंने खुद वो वीडियोस आपकी कुछ देखी हैं, और माशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हैं, और एक डिफरेंट आपको पर्सपेक्टिव मिलता है ट्रेडिंग का, अनलाइक अब बाकी यूट्यूब पूरा देख लें या पीडीएफ आप रीड करते हैं, तो उसमें मम्बो जम्बो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो स्पेसिफिक टू द पॉइंट चीज़ होती है वो बहुत कम होती है। तो आपकी वीडियोस में ये यूनिकनेस ज़रूर है कि एक टू द पॉइंट चीज़ है, और ज़रा हर्ड मेंटालिटी से डिफरेंट चीज़ें हैं। उस हिसाब से तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी चीज़ है लर्निंग पर्सपेक्टिव में। हाँ, उसका उसकी जो बेसिक वजह ये है ना कि चूंकि मुझे अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस मुझे क्यों है? क्योंकि मैंने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है। ठीक तो है। जब मैंने उसको बैक टेस्ट किया मुझे कॉन्फिडेंस है, और मैंने उसको आ, कुछ अरसे से मैंने 2019 में जैसे मार्केट में उसको ट्रेडिंग करते हुए टेस्ट किया है। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसको बड़ी ट्रांसपेरेंटली मैं टेस्ट कर सकता हूँ। और अ, उसकी एक और वजह यह है कि मैं बस कुछ ही जगहों पे मैं फोकस करता हूँ। 4 मेन फोकस एरियाज है मेरी ट्रेडिंग के। एक ये है कि जो माइंडसेट आपने बनाना होता है ट्रेडिंग के लिए वो बड़ा एक खास किस्म का बनाना होता है। उसकी वजह जैसे मैंने आपको पहले बताई, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है, हर बंदे का रिस्क डिफरेंट होता है। रिस्क सॉरी पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। और फिर फाइनेंशियल, क्योंकि हमने हार्ड अर्न पैसे हमने रिस्क पे लगाए होते हैं, तो उसकी वजह से काफी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। और फिर ट्रेडिंग में ये भी है कि कुछ ऐसे अम, जिंदगी के बाकी फील्ड्स में कुछ जो आपके सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं वो आपके ट्रेडिंग में वो जरूरी नहीं है कि वो अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस का एक अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस को ही ले लें तो जिंदगी के बाकी किसी भी एरिया में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आ, आपने हारना कैसे है, या आपने एक्सेप्ट करना है कि आप अनसक्सेसफुल हैं। ठीक ठीक है। है ना? क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो आप एक किस्म से एक्सपेक्ट वो एक्सेप्ट सरेंडर कर रहे कर हैं रहे हैं, कि सरेंडर कर रहे हाँ हैं आप। सरेंडर कर रहे हैं। तो जिंदगी की बाकी चीजों में हमें नहीं की वो किया। तो इसलिए बड़े इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे ग्रेड्स लिए होंगे, जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, जिंदगी की बाकी फील्ड्स में उनको काफी सक्सेसेस मिली हुई होंगी, लेकिन जब वो ट्रेडिंग पे आते हैं तो उनको इस बात का पता नहीं होता कि ट्रेडिंग के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होते हैं। वो वही माइंडसेट उधर अप्लाई करते हैं। तो एग्जांपल यही है कि जब एक स्टॉक वो फिर नीचे जाने लगता है तो वो स्टॉप लॉस नहीं लेते, वो फिर यही सोचते हैं कि ये ऊपर आ जाएगा, तो उससे फिर वो नुकसान होता है उनको। तो एक जो डिफरेंट माइंडसेट चाहिए उसके लिए। जो दूसरी जगह जो यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिंग प्लान का। फिर जो तीसरी चीज है वो ट्रेडिंग गोल का। क्योंकि अगर आपके पास आप एक सफर पे निकले हुए हैं, जर्नी पे निकले हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने जाना कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका गोल क्या है, तो वो तो फिर आप भटकते ही रहेंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा एरिया है वो ये है कि मार्केट अनसर्टेनिटी।
कि आपने स्टॉक ट्रेडिंग में किस एरिया पे फोकस करना है। काफ़ी लोग मैकेनिक्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग या फाइनेंशियल मार्केट्स की या फॉरेक्स मार्केट की बाकी एरियाज पे फोकस करते हैं, विच इज़ इररेलेवेंट। आपको सिर्फ रेलेवेंट एरियाज पे फोकस करना है, और उसमें आपने यही देखना है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्यों चैलेंजिंग है, क्या चीज़ उसको चैलेंजिंग बनाती है, क्या चीज़ उसको यूनिक बनाती है। तो वो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि इंसान कभी भी जो ना अनसर्टेनिटी में या गैर यकीनी कंडीशंस में वो नॉर्मली कभी भी वो ऑपरेट नहीं करता। तो इसलिए आपको मेंटली एक अपना माइंड बनाना होता है, क्या मैंने अनसर्टेनिटी को कैसे डील करना है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जी। जैसे अगर हम क्वाइन को फ्लिप करें, ठीक है ना, या हेड आएगा या टेल आएगा। 50% हेड की भी प्रोबेबिलिटी। 50% प्रोबेबिलिटी होती है हेड आने की या टेल आने की। जी। तो उसका तो अब हमें ये पता है कि हमने लेट से 1,000 दफा अगर कॉस क्वाइन को फ्लिप किया तो रफली 50% हेड्स आएंगे, 50% टेल्स आएंगे। ये हम बता सकते हैं, ये स्टेटिस्टिक का एक उसूल है, तो ये हम बता सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि अगर मैं अभी क्वाइन फ्लिप करूं तो जो अगला वो क्वाइन उसमें टेल आएगा या हेड आएगा, वो हम नहीं बता सकते। तो बिग जी। पिक्चर को हम स्टेटिस्टिक के उसूलों के मुताबिक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 1,000 टाइम अगर हम कॉइन्स को फ्लिप करें तो नियरली 50% हेड आएंगे और नियरली 50% टेल आएंगे, या 1,000 में नियरली 500 के करीब हेड्स आएंगे और 500 के करीब टेल आएंगे। तो वो तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अगली दफा जो हम कॉइन फ्लिप करेंगे वो हेड आएगा टेल। सेम थिंग, आप जब मार्केट अनसर्टेनिटी को डील करते हैं, जब आप कोई भी ट्रेड में एंटर होते हैं, आपको ये नहीं पता। जैसे एक क्वाइन में फ्लिप में आपको ये नहीं पता कि टेल आएगा या हेड आएगा, इसी तरह जब आप किसी भी ट्रेड में एंटर होंगे, आप यकीनी तौर पे कभी भी नहीं कह सकते कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, आपको उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन आप स्टेटिस्टिक के कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है। और वो आप तभी कर सकते हैं कि अगर आपके पास हिस्टोरिकल डाटा हो, आप उस पर अप्लाई करें, उसको टेस्ट करें उस स्ट्रेटेजी को, तो देखें कि लेट्स से मेरे पास पिछले 17 साल का हिस्टोरिकल डाटा है। लेट्स से जो स्ट्रेटेजी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अगेन मैं एग्जांपल जाऊंगा, जब भी किसी स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज से एक स्टॉक लेट्स से 50% ऊपर जैसे ही जाएगा, आप उसको बाय कर लें। इसी तरह सेल का भी आप कोई क्राइटेरिया निकाल लें, और उसको जब आप पिछले 17 साल हिस्टोरिकल डाटा पे जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको ये फिर पता चलेगा कि यू नो उसमें मुझे 30% प्रॉफिट होता है या 40% प्रॉफिट होता है। तो ठीक है। मे बी दैट इन इट सेल्फ इज नॉट गुड। तो आपको एक आइडिया हो जाता है। तो द वे यू डील विद द मार्केट अनसर्टेनिटी इज, आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और इन द लॉन्ग रन सिर्फ आप एक ट्रेड को ना देखें, आपने एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स, एक सेट ऑफ ट्रेड्स, एक पूरी कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स को देखना है कि एंड में आप प्रॉफिटेबल होते हैं या नहीं होते। तो फिर अब जैसे मैंने 17 साल की आपको बात बताई, तो जब मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था, मैं हर साल के बाद उन 17 सालों में हर साल के बाद मैं चेक करता था कि हर क्या सालाना तौर पे मुझे वो प्रॉफिट्स उस स्ट्रेटजीज से मिलेंगे। क्योंकि आपका गोल ये होता है कि आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाने होते हैं। अगर आप इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाएंगे तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि जो ड्रॉ डाउन्स वगैरह बीच में होंगे, ऐसे भी सिनारियो हो सकते हैं कि आपके सारे पैसे ही लेट्स से एक स्ट्रिंग ऑफ बैड ट्रेड्स आपके पास आए तो वो सारे पैसे ही आपके उसमें आप लूज कर जाएं, तो फिर तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे ताकि आप आगे ट्रेडिंग करेंगे। तो बिल्कुल। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक सस्टेन तरीके से कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट्स हिट करते जाएं। ठीक है सर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी नज़र में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मेरी नज़र में उसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं उसका रिस्क टू रिवॉर्ड, उसका रेशियो क्या है।
as long as you know what that ratio is, as long as you know कि ये रेशियो पे in the long run आपको प्रॉफिट मिलेगा, जी as long as it works for your risk appetite, you know, that's all. लेकिन मेन चीज ये कि आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है, फिर आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं, और जब आप अंधेरे में तीर मारेंगे तो इसका क्या मतलब कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, और जब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ठीक है। सही। तो एक तो शायद इसका ये भी हम जज कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो से कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम भी है लेकिन आपका रिस्क यूनिट कम है और उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड यूनिट ज्यादा है, तो भी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रह सकते हैं। ये आपने बहुत जबरदस्त बात की है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने अपने सक्सेसफुल जो ट्रेड्स हैं उनकी परसेंटेज निकाली। मेरे ट्रेड्स हैं उसमें 47% मेरे सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं, 53% मेरे अनसक्सेसफुल ट्रेड्स हैं। ठीक है। लेकिन जो मेरे सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं उनका जो एवरेज एवरेज प्रॉफिट है वो 6% है। जो मेरे लूजिंग ट्रेड्स हैं उसके जो एवरेज लॉस है वो 4% है। ठीक तो है। इवन दो मेरा जो परसेंट लूजिंग परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन मेरा जो विनिंग ट्रेड्स का जो एवरेज साइज है वो लूजिंग ट्रेड के एवरेज साइज से काफी बड़ा है। तो इसलिए मैं एंड अप एज अ प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आपके कितने परसेंटेज, कितना सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं और कितने परसेंटेज आपके लूजिंग ट्रेड्स हैं। आपने ये चीज भी साथ में देखनी होती है कि आपके एवरेज साइज क्या है। मतलब आप 99% टाइम्स आप लूजिंग ट्रेड्स आपके हो सकते हैं, लेकिन आपका 1% सक्सेसफुल ट्रेड हो सकता है। लेकिन हो सकता है वो 1% सक्सेसफुल ट्रेड जो है ना, वो लेट्स से 1000 गुना हो, और जो आपके लूजिंग 99% जो ट्रेड्स हैं वो आपकी लेट्स से 1% है। तो ओवरऑल तो आप फिर भी विनर हो गए। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप कि 99% ऑफ आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं लेकिन आपका 1% लूजिंग ट्रेड है, लेकिन जो आपको वो 1% लूजिंग ट्रेड इतना बड़ा होता है कि वो जो 99% जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की जो प्रॉफिट्स हैं वो वॉश कर दें उसको, एंड यू एंड अप लूजिंग ट्रेड। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने दोनों को जहन में रखना होता है। आपने ये भी देखना होता है कि आपकी एवरेज क्या है ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ठीक है। अच्छा सर, आपकी जो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं तो उनमें आपने रिस्क को ना शायद दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि एक कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और एक अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो कंट्रोलेबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं, चले वो तो थोड़ा आप बताइएगा भी, लेकिन वो शायद ये है कि हम उसको शायद आसानी से काबू पा भी लें। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, बिगिनर्स ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होंगे कि उनको आप कैसे मैनेज करते हो। अच्छा, तो जैसे वो मैंने 4 एरियाज की बात की ना, कि ट्रेडर की जो माइंडसेट है, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग गोल और मार्केट अनसर्टेनिटी। तो इन 4 एरियाज में जो आपके पास कंट्रोलेबल रिस्क हैं वो है आपके ट्रेडिंग माइंडसेट। आप अपने, अगर आप मेहनत करें या आप कॉन्शियस एफर्ट डालें तो आप अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग के मुताबिक आप उसको अलाइन कर सकते हैं। आप एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान भी बना सकते हैं, आप एक रियलिस्टिक ट्रेडिंग गोल भी बना सकते हैं। तो ये वो 3 कंट्रोलेबल रिस्क हैं जिनकी ठीक है। आपने बात की। जो एक अन कंट्रोलेबल रिस्क है वो है मार्केट अनसर्टेनिटी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। वैसे ही एग्जांपल है कि अगर आप स्पोर्ट्स में किसी और टीम के साथ गेम खेल रहे होंगे, तो आपकी अपनी स्किल्स आपके कंट्रोल में है, लेकिन जो दूसरी टीम है वो कितना अच्छा करती है या बुरा करती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन आप उसको फिर भी हरा सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन द एरियाज दैट यू कैन कंट्रोल। तो वो जो अनकंट्रोलेबल एरिया है और या रिस्क है वो मार्केट अनसर्टेनिटी है। और वो मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताई थी वो कॉइन फ्लिपिंग वाली,
जी। कि उसको आप इस तरह कंट्रोल कर सकते, जो अनकंट्रोलेबल रिस्क है उसको आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि आप उसको ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे ना देखें, क्योंकि आप अगर एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी है तो ओवर द लॉन्ग रन फिर आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आपने उसको सही तरीके से बैक टेस्ट किया हो। वैसे ही एग्जाम्पल है, जैसे हमें पता है कि क्वाइन की जो फ्लिपिंग में 50% प्रोबेबिलिटी होती है हेड्स की या टेल्स की। तो लॉन्ग रन तो आप अगर उसको प्रॉपरली बैक टेस्ट करें हिस्टोरिकल डाटा को, और उस पर आप राइट स्टेटिस्टिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करें, तो फिर आप वो जो अनकंट्रोलेबल रिस्क है उसको भी आप फिर मैनेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, आप उसको मैनेज कर लेंगे टू द एक्सटेंट के आपका जो गोल है कि आपको मुनाफा मिले या आपको प्रॉफिट्स मिले, तो आपको फिर आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है सर। सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी को आप क्या देखते हैं? मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है? बहुत सारे ट्रेडर्स करते भी हैं, लेकिन क्या आपके नज़र में जो स्टॉक्स हैं उनमें सप्लाई एंड डिमांड जो है वो अप्लाई होती है? बिल्कुल अप्लाई होती है। वो सारी गेम ही जो है वो डिमांड और सप्लाई की है। तो क्योंकि स्टॉक्स क्या होती है, कमोडिटी है ना, तो उसमें सेलर भी हैं बायर भी हैं। तो जो सेलर्स हैं वो बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं, जो बाय कर रहे हैं वो बेसिकली उसकी वजह से डिमांड बन रहा है। तो हमें किसी वक्त ये नहीं पता कि कितने सेलर्स आएंगे कितने बायर्स आएंगे, तो इसीलिए तो मार्केट अनसर्टन है। क्या वॉल्यूम को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है? देखिए मैंने आपको जैसे शुरू में बताया ना, वो जो कि जो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हिस्टोरिकल डाटा के क्या है, 5 पैरामीटर्स हैं: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई लो और वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम तो एक आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो वो वैसे ही है कि आप वो मुझसे कहें कि क्या जो 26 लेटर्स हैं उसमें से एक हम लेटर निकाल दें, क्या इसके उस लेटर के बगैर हम कोई किताब लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते ना, हर लेटर की एक अपनी अहमियत होती है। तो वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अच्छा सर, आपने पहले ड्रॉ डाउन की बात की थी, तो जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, तो कितना ड्रॉ डाउन डेली का या पर ट्रेड या पर स्टॉक आपके लिहाज से वो बेयरेबल है? देखिए वो आप अपने बैक टेस्टिंग में देखते हैं। जो आपकी बैक टेस्टिंग होती है ना, ठीक उसमें है। आ, आपके पास आइडिया हो जाता है। क्योंकि द होल आइडिया अबाउट बैक टेस्टिंग इज कि जो रिजल्ट्स आपको बैक टेस्टिंग में मिल रहे हैं वही रिजल्ट्स आपको रियल लाइफ में भी मिलेंगे। तो अगर ठीक है। ड्रॉ डाउन आपका 10% है, 15% है या 20% आपको बैक टेस्टिंग में नजर आ रहा है, तो तकरीबन उतना ही आपको फिर रियल लाइफ में भी नजर आएगा। तो उसी के मुताबिक फिर आप अपनी मनी मैनेजमेंट को वो करें। जैसे आ, अगर मैंने देखा कि मेरा ड्रॉ डाउन जो है ना 15% आ रहा है। ठीक है। 15% ये है कि अगर मैं 10,000 का कि मैं रोजाना ट्रेडिंग करता हूँ, तो जो मिनिमल मेरा पोर्टफोलियो किसी वक्त भी जा सकती है वो 8500 डॉलर तक जा सकती है। यानी पंद्रह तो परसेंट 15% बिल्कुल जा सकती है। तो इसका मतलब है कि मैंने अपने रिजर्व में हमेशा ट्रेडिंग के अलावा वो 15% रखे होंगे, ताकि मेरे पास कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि मैं जो ना, क्योंकि मैंने रोजाना 10,000 के स्टॉक ट्रेड करने हैं, ताकि मेरे पास ये ना हो कि मेरे पास 10,000 नहीं है, तो अपने अपने रिजर्व में कुछ रखना है। और चूंकि अगर मेरे पास बैक टेस्टिंग में है कि ड्रॉ डाउन आपका 15% है, तो मैं थोड़ा उसमें और भी ऐड कर दूंगा टू बी ऑन सेफ साइड। तो मैं ठीक है। उसको शायद 20% कर दूं या 25% कर दूं। ठीक लेकिन है। वो सारा ये जो ड्रॉ डाउन का सारा जो डिस्कशन या एरिया है, वो वही मनी मैनेजमेंट के अंडर आपको
वो डिसाइड करना है। और मनी मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, आपके ट्रेडिंग प्लान के दो हिस्से होते हैं। एक आपके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको जो सिग्नल्स देते हैं, और दूसरा मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, आप क्या लीवरेज पे ट्रेड करते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, या आप कैश पे ही ट्रेड करते नहीं, कैश पे ही करता हूँ। मतलब आप मार्जिन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस है। इट हैज हैं? नथिंग टू डू विद योर ट्रेडिंग सिस्टम। क्योंकि अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है, तो और आपको पूरा यकीन है कि ये काम करेगा, फिर तो आप लेवरेज भी ले सकते हैं। लेकिन ये अगेन हर बंदे पे डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहें, कुछ लोग कम रिस्क लेना चाहें। ठीक है। अच्छा, आपने डाइवर्सिफिकेशन की जो बात की थी, तो डाइवर्सिफिकेशन जो आप करते हैं तो उसकी बुनियाद क्या होती है? कि थोड़ा सा मैं अपने क्वेश्चन को मजीद एलेबरेट कर देता हूँ कि आप अगर आज अगर आप ट्रेड कर रहे हैं एक टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक, तो अगर आपने तीन ट्रेड लेने हैं, तीनों के तीनों अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर से ही ले लेंगे, तो एक कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट जो आना होगा तो वो तो फिर तीनों को हिट करेगा। तो डाइवर्सिटी आप क्या सेक्टर वाइज करेंगे या स्टॉक वाइज करेंगे? पहले तो ये कि ये हर बंदे का स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आपने आपने बैक टेस्टिंग में आपकी स्ट्रेटजी में क्या था, आपने सेक्टर को इन्वॉल्व किया था कि नहीं। ठीक है। दूसरा जो उसके मैं आपको बता मैं क्या करता हूँ। जी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इंडस्ट्री या सेक्टर को देखता ही नहीं हूँ। जी। मेरी डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब है कि मैं सिर्फ एक स्टॉक पे डिपेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। या मैं दो स्टॉक्स पे डिपेंड नहीं करता हूँ। मैं तीन चार या पांच स्टॉक एक वक्त में लेता हूँ। तो वो डाइवर्सिफिकेशन ये होती है कि अगर एक स्टॉक बहुत नीचे भी चला जाए, तो ओवरऑल वो मुझे इतना ज्यादा हर्ट हर्ट नहीं करता। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास पांच स्टॉक मैंने खरीदे हैं, ठीक है ना, और एक स्टॉक लेट्स से उसमें वो 30% नीचे गिर गया, 30%, ठीक है। ठीक है ना, और अगर मैंने 500 स्टॉक की मनी एलोकेशन इवनली की हुई हो, तो वो जो ओवरऑल पोर्टफोलियो तो मेरा सिर्फ 6% ही गिरेगा। क्योंकि 30% डिवाइड बाय 5, क्योंकि अगर पांच स्टॉक्स है ना, तो उसको ठीक है। तकसीम कर देता है आपके रिस्क को। तो ठीक है। 5%, जो वो 30% डिवाइड बाय 5, 6%, तो वो मेरे पोर्टफोलियो को सिर्फ 6% हर्ट करेगा। अब अगर मेरे पास सिर्फ वही एक स्टॉक हो, तो वो मुझे 30% हर्ट करता। अब 30% हर्ट करना और 6% हर्ट करना में फर्क है। ठीक है। देखिए, कुछ चीजें जो है ना, वो आपको मार देंगी। कुछ चीजें आपको जस्ट वक्ती तौर पे हर्ट करेंगी, ठीक है ना। जी जी। तो आपकी कोशिश ये है कि आप ऐसे सिचुएशन में ना आए कि वो आपको मार ही दे। ठीक है। सर, स्टॉक्स में मैंने जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं ना, उनकी एक मेंटालिटी ये भी देखी है कि एक तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते अपने, यानी कि रिस्क को कंट्रोल में नहीं रखते। और दूसरा वो ये कहते हैं कि क्योंकि हम ट्रेड ही कैश पे कर रहे हैं, तो लेट्स से कि एक एक स्टॉक उन्होंने $100 में बाय किया, अब वो चला गया 70 पे, तो वो कहते हैं कि हम 70 पे दोबारा इक्वली अमाउंट में दोबारा बाय करेंगे, तो हमारा जो एवरेज होगी ना प्राइस, तो वो हमारी 85 आ जाएगी। तो हम हमारी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह की मेंटालिटी, क्या ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है? ये है ना, क्योंकि वो इनकी इजेम्पशन ये, या वो फिर दुआएं करेंगे कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर वो 100 से 70 पे आया है, जी। तो वो फिर 70 से 50 भी जा सकता है ना। अब उनको वो क्या गैप की इल्म आई है, या फ्यूचर का पता चला है कि वो जो ना 70 से ऊपर ही जाएगा। क्योंकि रिस्क क्या होता है, रिस्क आपने करना होता है वर्स्ट के सिनारियो की प्लानिंग, जी। ठीक है ना। तो उस वक्त जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब हार्ड अर्न मनी, जो हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि वो पैसा डूब रहा है, जी। तो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स किक इन हो जाती हैं। हम पैनिक में आ जाते हैं। जब हम पैनिक में आ जाते हैं, हमारे जो सोचने का जो वो एक कैपेसिटी होती है, थिंकिंग कैपेसिटी, वो बंद हो जाती है। फिर हम बस हमने एक बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहे होते हैं, फूल्स की दुनिया में रह रहे होते हैं, और हम यही फिर वो करते हैं कि यार ये 70 से अब ऊपर ही जाएगा। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो 50% भी आ सकता है। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट इसी तरह करनी होती है। तो वो जो वो और जो नुकसानदेह सिनारियों, उसकी तरफ वो सोचते भी नहीं है।
या तो तो ये ये कि बहुत ही लंबे पीरियड के लिए फिर उस स्टॉक को आपने होल्ड करना है अनटिल के वो मार्केट दोबारा वापस आए, या फिर नीचे गिरता जाए और आप एवरेज करते जाए। हाँ, लेकिन अगर आप स्टॉक की, इसकी क्या गारंटी है कि वो वापस आएगा? कोई हो सकता है गारंटी वो नहीं। कभी भी ना आए। इवन हमारे तो पास वैसे ही ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि एक 300 वाला स्टॉक 13 पे आ गया, तो हाँ। 300 वाला 13 पे जाके क्या रिकवरी करेगा। और ये होते हैं कई दफा, कुछ लोग कहते हैं ये तो बड़ा नाम है, ये कंपनी तो बड़ी रिपुटेशन है, ये कंपनी तो पिछले 50 साल से, 100 साल से ट्रेड कर रही है। तो 2008 में जो अमेरिका में जब वो रिसेशन फाइनेंशियल आई थी। क्राइसिस आई थी, तो दो कंपनियां तो ऐसी थी कि जो बहुत पुरानी कंपनियां, वो बिल्कुल ही जीरो पे उनका स्टॉक आ गया था। एक थी बेयर स्टर्न्स और एक थी लीमन ब्रदर्स। जी जी, वो तो बैंक था तो ना लीमन ब्रदर्स। जी, तो वो बेयर स्टर्न्स वाला तो वो मैंने भी ली हुई थी 2008 में। अच्छा। मैं मतलब खुद डसा हुआ हूँ। तो वो तो स्टॉक पता नहीं कहाँ से फिर जीरो पे आ गया था वो। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब आपने मार्केट में, मेरे ख्याल में वो ट्रेडर्स कामयाब होते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं, जो ये कभी भी ना सोचें कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। आई एम ऑलवेज राइट वाली बात नहीं होती। हाँ, और ये भी उसमें है कि मार्केट में इंटेलिजेंस बिल्कुल काम नहीं करती। आपको पता है कि जो न्यूटन है, जिसने फिजिक्स के इतने लॉज लिखे हुए हैं, जी। उसने भी ट्रेडिंग की थी और उसने बहुत ज्यादा नुकसान उसको हुए थे। तो ये अगर तो न्यूटन को ब्रेकिंग न्यूज है नुकसान मेरे हो लिए। सकता, हाँ, अगर न्यूटन को नुकसान हो सकते हैं या उस जैसे काबिल इंटेलिजेंट बंदे को हो सकते हैं, तो ये बड़ी आसानी से फिर आप रूल आउट कर सकते हैं कि ट्रेडिंग में इंटेलिजेंस का अमल दखल नहीं है, कि आपकी आईक्यू लेवल क्या है। आपने हम्बल रहना है, आपने एक अपना प्लान बनाना है, एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है, और उस प्लान को आपने स्टिक करना है, ताकि आपके इमोशंस बीच में ना आए। क्योंकि जो आप एग्जांपल दे रहे थे कि वो जो स्टॉक्स 100 से 70 पे आ जाएं और वो फिर कहते हैं कि नहीं चले हम उसको जो ना वो कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, ताकि एवरेज हमारा नीचे आ जाए, 100 से 85 पे आ जाए। तो वो इमोशनल डिसीजंस होती हैं, ऑन द फ्लाई डिसीजंस करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होती हैं। इसका तो मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये है सारी की सारी माइंड गेम है। जैसे वो 4 एरियाज मैंने आपको बताए ना, ट्रेडर माइंडसेट, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग जी जी। गोल, मार्केट अनसर्टेनिटी, चारों में माइंडसेट का अमल दखल है। ट्रेडिंग प्लान आप तभी अच्छा लिख सकेंगे कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल ट्रेडिंग के मुताबिक अलाइंड होगी। आप ट्रेडिंग गोल भी तभी सही सेट कर सकते हैं कि आपका वो ट्रेडर माइंडसेट बना हो। और मार्केट अनसर्टेनिटी तो ये है ना कि आपने उसको डील कैसे करना है। तो आपने प्रोबेबिलिटीज में सोचना है। जैसे वो मैंने कॉइन्स वाली एग्जांपल दी ना, कि प्रोबेबिलिटीज 50% हेड और टेल की होती हैं। जी इसी जी। तरह आप जो हर स्ट्रेटेजी है आपकी, उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि वो पहले कहीं ना कहीं मार्केट में हुई होती है। लेकिन जब आप बैक टेस्टिंग भी करते हैं और स्ट्रेटेजी को टेस्ट भी करते हैं हिस्टोरिकल डाटा में, उसके भी कुछ कवानीन है कि उसकी अकरेंस ज्यादा हो, आपके पास सैंपल साइज ज्यादा हो। आपके पास जब, ये भी स्टैटिस्टिक का ही प्रिंसिपल है कि एक दफा आपके पास सैंपल साइज एक खास हद तक होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो वो सैंपल साइज फिर अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा फ्यूचर की। ठीक है। और उसी हिसाब से फिर हम ये भी स्टेटिस्टिक्स में करते हैं कि हमें 95% जो है ना वो एक्यूरेसी के लिए अश्योरेंस चाहिए, यानी कि 5% तक आपके डाटा में लैग है या डिस्क्रिपेंसी है तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल बिल्कुल, वो हाँ, वो कि आपका जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं है। है। जी 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 तो बिल्कुल। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर मैंने, तो इसलिए जी जी, प्लीज आप बात करें। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, जैसे अभी हमारी ये कन्वर्सेशन कोई भी सुन सुन ले तो उसको कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर आ जाएंगी। जी जी जी। वो क्या चीजें क्लियर आ जाएंगी? कि स्टेटिस्टिक का बड़ा अमल दखल है। आपके पास जो आपकी माइंडसेट है उसका बड़ा अमल दखल है। आपकी जो इंटेलिजेंस, जो आपने शायद अपनी जिंदगी के बाकी फील्ड्स में यूज की और जिसकी वजह से आपको काफी सक्सेस आए, उसका अमल दखल इतना ट्रेडिंग में नहीं होता। तो इसलिए आपने जो, इसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट की जरूरत है।
आपके अंदर एक डिसिप्लिन की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक करें। क्योंकि आपने जब आपके सारे फैसले आपके ट्रेडिंग से पहले ही आपने डिसाइड की होने चाहिए, एक कागज पे लिखे होने चाहिए, ताकि जब आप एक्चुअल ट्रेड करें, आप सिर्फ और सिर्फ जो ना अपने वो जो आपने पहले से डिसीजंस बनाए हुए हैं ट्रेड के, वो उस पे आप अमल करें। आपको कुछ किसी भी चीज का सोचना ना पड़े ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर ट्रेड। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही आपकी इमोशंस या आपकी इंटेलिजेंस किक इन होती है ना, तो आप उसमें फिर डिफरेंट फैक्टर सोचना शुरू कर देते हैं। फिर आप उधर जैसे कल कल एक इंडिया का एक ट्रेडर है, फॉरेक्स में ट्रेड करता है, तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया, तो वो मुझे अपना सिस्टम दिखा रहा था। तो उसने पाउंड को ट्रेड किया, पाउंड यूएसडी को। जी तो जी। अब उसका जो टेक प्रॉफिट लेवल था वो उसने रखा, और उसका स्टॉप था वो भी था इंटैक्ट थे दोनों टारगेट्स। अब उसका, क्योंकि मार्केट रेंज करना शुरू हो गई, तो वो फ्लोट कर रहा था, कहीं हिट नहीं कर रहा था किसी साइड पे, तो उसने मैनुअली क्लोज कर दिया थोड़े से प्रॉफिट में। लेकिन आज फिर उसने सुबह ही मुझसे बात की, वो कहता है कि मैंने देखा है कि अगर मैं थोड़ा सा वेट करता तो मेरे वो प्रॉफिट टारगेट्स को हिट कर जाता। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें इंटरवीन ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए अगर आप कुछ बताना चाहें कि जो कैपिटल गेन पे, सॉरी, या डिविडेंड यील्ड्स पे जो काम करते हैं, उनके लिए कोई आप मशवरा दे सकते हैं, स्पेशली एज अ बिगिनर जो इसको पैसिव इनकम बनाना चाहें। देखिए, जो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग है ना, वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आते हैं। जी वैसे ही है कि आप एक मिठाई की दुकान पे जाएं तो आपको हर किस्म की मिठाई मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है। आपको गुलाब जामुन भी मिलेंगे, रसगुल्ला भी मिलेगा या रसमलाई मिलेगी, बर्फी मिलेगी, लड्डू मिलेंगी, जलेबी मिलेगी, ठीक है ना। ठीक तो इसी तरह ट्रेडिंग भी मुख्तलिफ किस्मों की है। अब जो मैंने फोकस किया हुआ है, वो मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक फोकस की है। लॉन्ग टर्म का मैं एग्जैक्ट तो बहुत डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेन चीजें वही आपकी अप्लाई करती हैं, जो चार एरियाज मैंने आपको बताई हैं। कि ठीक है। आपके पास जरूरी हो कि ट्रेडिंग माइंडसेट हो, और क्योंकि आपने अगर लॉन्ग टर्म करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पिक करना है, कौन से स्टॉक्स, किस बेसिस पे। और जो बेसिस हैं वो तो आपको पहले उस पर यकीन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और वो यकीन ट्रस्ट आप कैसे करेंगे? बाय बैक टेस्टिंग। आपने थोड़ी अपनी कोई रिसर्च की होगी। जी। तो अगर वो रिसर्च आपने सही की है, आपने सारे एरियाज कवर किए हैं, तो फिर जाहिर है आपका कोई ना कोई प्लान ही होगा, ठीक आपका है। कोई ना कोई ट्रेडिंग गोल भी होगा उसके मुताबिक। और अगर लॉन्ग टर्म है तो वो मार्केट अनसर्टेनिटी तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही अप्लाई करती है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि अभी बात की कि अच्छी अच्छी कंपनियों की रेपुटेशन इस बात की गारंटी नहीं देती कि आपसे 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद इवन उनका वजूद भी होगा कि नहीं होगा। जी जी जी। कई मतलब अभी बड़ी ये बड़ी कोविड, कंपनीज डोरमेंट होगी। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी हमने कोविड 19 में देख लिया ना कि हम नई नई चीजें सब सीख रहे हैं। ये तो काफी लोगों ने अपनी जिंदगियों में ऐसी वो सिचुएशन देखी नहीं थी। जी तो जी। उससे नई बिजनेसेस आ रही हैं अभी कोविड 19 की वजह से। जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस थे वो नीचे जा रही हैं। तो वो, लेकिन वो वही है कि आपने फिर रिस्क मैनेजमेंट उसको सही तरीके से करनी है। हम्म। और वो तमाम चीजें आपके रिसर्च से ही आपको पता चलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिसर्च करें। ठीक है। लेकिन स्टेटिस्टिकली अगर देखा जाए तो जो जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, तो उसमें जो आपके डाटा में नॉइज होती है ना, वो कम रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा? उल्टा आर्गुमेंट भी है ना। अच्छा। जैसे मैं अब रोजाना ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो रोजाना ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने ट्रेड्स को लॉन्ग इनफ मैं उसको होल्ड ही नहीं करता कि वो मार्केट में नीचे चली जाए। ठीक है। समझ गए ना कि मार्केट में जितना आप देर तक रहेंगे या जितना आपका एक्सपोजर रहेगा या जितना आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होगा, उतना आपका रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपकी ड्यूरेशन आप कम रखें अपनी स्टॉक्स की,
तो जैसे मैं भी सिर्फ 24 आवर्स करता हूँ, तो वो 24 आवर्स में एक खास हद तक ही नीचे जा सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा हाँ, सकता। फ्लोर्स हैं, कैप्स हैं, तो उस वजह से भी आप सेफ्टी में रहते हाँ, लेकिन ये अगेन आपको बैक टेस्ट करके पता ही वहां से आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। हैं। ठीक है, आप शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं या सिर्फ बाइंग पे फोकस करते हैं? नहीं, मेरी मेरी जो, देखिए मुझे जो बैक टेस्टिंग में 5 साल लग गए। अच्छा। जो अभी आप मेरे उस पे यूट्यूब चैनल पे जो मेरी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, जी जी। वो पिछले उस पे 5 साल, सिर्फ सिर्फ उस एक पे 5 साल लगे हैं। अगर मैंने अब बैक टेस्टिंग को भी सॉरी, अगर मैंने शॉर्ट ट्रेडिंग को भी अपने स्ट्रेटेजी में लाना है, तो उसको भी पता नहीं फिर कितने साल लगेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लोगों की सारी जिंदगियां उसमें कंज्यूम हो जाती हैं कि वो चाहते हैं कि उनके पास या होली ग्रेल आए या कोई वो विनिंग स्ट्रेटेजी आए, और वो आखिर तक वो अपनी पूरी उम्र उसमें सर्व कर देते हैं, और आखिर तक उनको उनके पास वो चीज़ नहीं आती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है ना, आप जो भी अपने टाइम का यूज करें वो एफिशिएंटली करें, और फोकस्ड हों कि किन एरियाज पे आपने फोकस करना है। क्योंकि अगर इस फील्ड में काफी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए वो जो 4 एरियाज जो मैं समझता हूँ, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस ने से मैंने सीखा है कि बस आपने उन 4 एरियाज पे अगर आप फोकस करें ना, तो आपको वो फिर डिस्ट्रैक्शन में आसानी होती है, आप इतनी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, फाइनली अब ये बता दें कि आपका सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च सिस्टम है, तो इस सिस्टम से अगर कोई बिगनर या इवन के एडवांस लेवल ट्रेडर भी कुछ फ़ायदा उठाना चाहे, तो उसके लिए वो आपसे कांटेक्ट करेगा या क्या मोड इख्तियार करेगा? देखिए, यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उसका नाम है डेली स्टॉक पिक्स। थ्री ठीक है। वर्ड्स हैं, डेली जी। स्टॉक पिक्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं उस चैनल पे रोजाना जब मार्केट क्लोज होती है तो वीडियो डालता हूँ। 2, 3 या 4 मिनट की वीडियो होती है, और वो सेम स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ 2019 पिछले साल के शुरू से अभी तक, एंड आई डोंट प्लान टू चेंज इट। तो वो अगर बिगनर ट्रेडर सिर्फ मेरी वो वीडियो हुई देखना शुरू कर दे, जो कि प्रीटी मच एवरी डे द वीडियो इज द सेम, क्योंकि स्ट्रेटेजी सेम ही होती है, ठीक है। तो वो उनको बड़ी सिंपल लगेंगी। वो शायद उनको इतनी सिंपल लगें कि शायद वो समझ ही ना पाए कि इसमें इसके पीछे विजडम क्या है, या बिलीव ही ना करें। या वो बिलीव ना करें। लेकिन अगर आप उन जैसे, मैं एक टेबल उसमें यूज करता हूँ, चाहे वो मैं सेलिंग टेबल होती है या मेरी बाइंग टेबल होती है, उसमें जो मैं अपने 4 या 5 स्टॉक्स शेयर करता हूँ, और उनमें जो एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया शेयर करता हूँ, और जो मैंने उसमें पैसों का अलोकेशन किया होता है, और जिस तरह मैंने अपने स्टॉप लॉसेस अप्लाई किए होते हैं, इवन अगर वो उसी पे सिर्फ फोकस करें और उनसे सीख के वो अपनी ट्रेडिंग उसके मुताबिक करें, तो वो काफी ज्यादा उनका वो सक्सेसफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छी डिस्कशन रही है, और आई होप कि बिगनर लेवल के लोगों के लिए भी और सब ट्रेडर्स के लिए, उस जो भी जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलें जी, थैंक यू फॉर योर थैंक यू सर। टाइम। थैंक यू।